क्या आपने कभी वेंडर यूज़ किया है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपने वेंडर यूज़ किया होगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि पेड होने के बावजूद भी फ्री था और वेंडर हम यूज़ करते थे जब हम कोई ज़िप या टार आर्काइव बनाते थे या उनको डिकम्प्रेस या एक्सट्रैक्ट करते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि किस तरह से आप एक आर्काइव बना सकते हैं। ज़िप आर्काइव हो गया या टार आर्काइव। ओनली यूजिंग नोड.जेएस। सबसे पहले बात करते हैं ज़िप और टार आर्काइव में डिफरेंस क्या है। अगर बात करें टार आर्काइव की, जिसे हम टेप आर्काइव भी कहते हैं, टार आर्काइव में बाय डिफ़ॉल्ट कोई कंप्रेशन नहीं होता। अगर आप कोई फ़ाइल या डायरेक्टरी पैकेज करना चाहते हैं, उसको उसका आर्काइव बनाना चाहते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्रेस नहीं होगी। और अगर आप किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर को आर्काइव बनाने के साथ-साथ कंप्रेस भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शनली कंप्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई करना होगा, जैसे कि gzip एल्गोरिथम हो गया। दूसरी बात ये कि टार आर्काइव का कंप्रेशन रेशो ज़िप के बनिस्बत ज़्यादा होता है, बेहतर होता है, लेकिन ये कंप्रेस करने में टाइम भी उतना ही लेगा। ज़िप और टार आर्काइव में एक और फ़र्क भी है और वो फ़र्क ये है कि टार आर्काइव सबसे पहले फ़ाइल को पैकेज करता है, उसका एक बंडल बनाता है और आखिर में उस पर कंप्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई करता है, उसको कंप्रेस करता है। और जब आप कंप्रेशन के बाद, आर्काइव के बाद किसी फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे टार आर्काइव से, तो आपको एंटायर आर्काइव जो है ना पहले डिकम्प्रेस करना होगा और फिर जो है ना वो फ़ाइल एक्सेस करना होगा, रीड करना होगा। यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम मोस्टली जो है ना सपोर्ट करता है टार आर्काइव को। और अब बात करते हैं ज़िप आर्काइव की। मोस्टली ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो नेटिवली ज़िप आर्काइव को सपोर्ट करता है। और अगर आप किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर का ज़िप आर्काइव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से एक कंप्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई कर नहीं करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कंप्रेशन एल्गोरिथम भी मौजूद होता है। और नॉर्मली जो कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज़ होता है उसका नाम है डिफलेट। ज़िप आर्काइव को कंप्रेस और डिकम्प्रेस करना थोड़ा फास्टर होता है बनिस्बत टार आर्काइव के। ज़िप आर्काइव हर एक फ़ाइल को इंडिविजुअली जो है ना वो कंप्रेस करता है और फिर आखिर में उसका एक पैकेज या बंडल बनाता है। तो ज़िप आर्काइव में अगर आप कोई फ़ाइल रीड करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको एंटायर आर्काइव को डिकम्प्रेस नहीं करना होगा, बल्कि वो स्पेसिफिक का फ़ाइल ही डिकम्प्रेस होगा और उसको आप रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये है कि इसका जो कंप्रेशन रेशो होता है वो टार आर्काइव के बनिस्बत थोड़ा कम होता है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ थ्योरी। अब हम जाते हैं कोड की तरफ और अपना एक आर्काइवर बनाएंगे कि किस तरह से हम ज़िप आर्काइव और टार आर्काइव बना सकते हैं यूजिंग नोड.जेएस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूजुअल स्टूडियो कोड हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और इसमें हमने एक फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है। फ़ोल्डर का नाम है आर्काइवर। आर्काइवर के अंदर हमारे पास एक डेटा फ़ोल्डर है और इसमें कुछ रैंडम डेटा फाइल्स है, ठीक है? इसको हम आर्काइव करेंगे, इसका आर्काइव बनाएँगे, ठीक है? सबसे पहले आते हैं यहाँ पर और टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम अपना नोड.जेएस एम्प्टी प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है? -y, ठीक है? तो इससे हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो चुका है और यहाँ पर जो पैकेज रिक्वायर है आर्काइव बनाने के लिए वो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो npm इंस्टॉल पैकेज का नाम है आर्काइवर, ठीक है? तो हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? और आते हैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है? फ़ाइल का नाम है index.js। यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले जो पैकेजेस हमें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो ऑन टॉप वी विल रिक्वायर फाइल सिस्टम मॉड्यूल और फिर हम पाथ मॉड्यूल जो है ना या पैकेज जो है ना वो इंपोर्ट करेंगे और फिर जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था वो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। आर्काइव आर्काइवर पैकेज का नाम है रिक्वायर आर्काइवर और यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाते हैं अपने आर्काइव के लिए, जहाँ पर हम अपना जो आर्काइव डेटा है वो सेव करेंगे। तो उसका नाम होगा आउटपुट। इसके लिए हम एक राइट स्ट्रीम बनाएंगे। इस आर्काइवर से जो डेटा आता है वो एक रीडेबल स्ट्रीम होता है, ठीक है? और इसको हम राइट करेंगे यहाँ पर, इसको हम पाइप करेंगे यहाँ पर। तो इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि इससे हमारे जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है, ठीक है? सो एट वंस हम ढेर सारा डेटा जो है ना वो नहीं लिखते, ठीक है? बल्कि जैसे ही हमें डेटा अवेलेबल होता है हम लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। जब डेटा ख़त्म हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम अपना जो राइट स्ट्रीम है उसको कंप्लीट करते हैं और हमारा जो फ़ाइल है वो जो है ना फाइनली कंप्लीट हो जाता है, राइट हो जाता है। तो इस तरह से राइट स्ट्रीम जो है ना काम करता है। बाय द वे दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट राइट स्ट्रीम, तो हम इसे यहाँ ही रहने देते हैं, ठीक है? बस इतना है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है? और उसके लिए हम यहाँ पर पाथ सेलेक्ट करते हैं कहाँ पर हम अपना फ़ाइल बनाएंगे। तो पाथ डॉट जॉइन करंट डायरेक्टरी में, ठीक है? और इसका नाम क्या देंगे हम? तो उसको हम नाम देते हैं पैकेज डॉट टार,
ठीक है। सबसे पहले हम टार आर्काइव बनाएंगे, ठीक है। और अब आते हैं और अपना जो आर्काइव है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आर्काइव, आर्काइवर, तो कौन सा पैकेज सॉरी आर्काइव बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, टार या ज़िप। तो सबसे पहले हम टार बनाते हैं और इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टार को, ठीक है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस आर्काइव को। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया था कि टार में बाय डिफ़ॉल्ट कंप्रेशन नहीं होती, ठीक है, उसे हमें इनेबल करना होता है ऑप्शनली। तो वो हम यहाँ पर इनेबल करेंगे। तो उसके लिए जो एल्गोरिथम यूज़ होता है वो है gzip। तो उसको हम ट्रू पर सेट करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास कंप्रेशन इनेबल हो जाएगा और फिर हम इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं कंप्रेशन को। तो उसके लिए हम यहाँ पर gzip ऑप्शंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम लेवल सेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं 80%, ठीक है। तो 80% कंप्रेशन के साथ हम जाते हैं और अब आर्काइव से जो डेटा हमें अवेलेबल होगा, ठीक है, उसे हम राइट करेंगे आउटपुट में फाइल में, ठीक है। तो उसके लिए हम एक मेथड कॉल करेंगे आर्काइव डॉट पाइप। तो बेसिकली इसका जो मतलब है और पर्पस है वो ये है कि आर्काइव से जो डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है, वो राइट किया जाएगा आउटपुट में। और अब आते हैं जब आर्काइव जो है ना हमारा प्रोसेस हो रहा हो तो उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है, और उसको हम ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम जो इवेंट्स है जो आर्काइव से अवेलेबल हो हमें, वो हम लिसन कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट इवेंट है तो उसके लिए हम लिसनर्स बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो इवेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एरर आता है तब हम क्या करेंगे। तो आर्काइव डॉट ऑन एरर, ठीक है। कोई एरर आता है तो तब हम क्या करने वाले हैं। तो सिंपली हम इसको प्रिंट करेंगे। आप जिस तरह से हैंडल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। इसके बाद अगर कोई फाइल ऐड होता है आर्काइव में तो वो हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। आर्काइव डॉट बाय द वे जो लिस्ट ऑफ इवेंट्स अवेलेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लोज, डेटा ड्रेन, एंट्री, लेकिन हम कुछ ही यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन इवेंट्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक मैं नीचे पुट करूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो फॉर एग्जांपल हम जो है ना एंट्री इवेंट को यहाँ पर लिसन करते हैं, ठीक है। जब कोई फाइल एंटर होता है आर्काइव में तो वो हम यहाँ पर लिसन कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री कंसोल डॉट लॉग फाइल एडिट टू आर्काइव और फाइल का नाम यहाँ पर आ जाएगा एंट्री डॉट नेम। तो वो यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद अगर एक और इवेंट है उसको भी आप लिसन कर सकते हैं और वो है प्रोग्रेस। कितना प्रोग्रेस हो चुका है, कितना रह गया है, तो वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं। आर्काइव डॉट ऑन प्रोग्रेस console.log, ठीक है। तो टोटल फाइल्स में जो है ना इतने प्रोसेस हो चुके हैं, प्रोसेस एंट्रीज डॉट प्रोसेस और प्रोग्रेस डॉट एंट्रीज डॉट टोटल, तो वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं। और आखिर में जो है ना हम यहाँ पर डेटा ऐड करेंगे। इवेंट्स यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, हमें कोई और इवेंट लेसन नहीं करना, तो यहाँ पर हम अपना जो डेटा है वो ऐड करेंगे। आप डायरेक्टरी भी ऐड कर सकते हैं, सिंगल फाइल भी ऐड कर सकते हैं। हर एक के बारे में जो है ना हम एक एक करके बात करते हैं। आर्काइव डॉट सबसे पहले हम डायरेक्टरी ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम ये मेथड कॉल करेंगे डायरेक्टरी। यहाँ पर हम डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं या पाथ। तो वो फॉर एग्जांपल हम ये वाला डायरेक्टरी ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इस डायरेक्टरी का डेटा जो है ना ऐड होगा आर्काइव के रूट फोल्डर में, ठीक है, रूट एड्रेस पाथ पर। अगर आप चाहते हैं कि आर्काइव के रूट फोल्डर के बजाय कोई नेस्टेड फोल्डर के अंदर ऐड हो तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं नेस्टेड फोल्डर। तो यहाँ पर हम देते हैं नेस्टेड आर्काइव, ठीक है। तो अब डेटा फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है वो ऐड होंगे नेस्टेड आर्काइव फोल्डर के अंदर जब हमारा आर्काइव तैयार हो चुका हो, ठीक है। सो आर्काइव के अंदर ये वाला फोल्डर बन जाएगा और इसके अंदर इसके कंटेंट जाएंगे। तो दिस इज इट। और अब बात करते हैं अगर सिंगल फाइल हमने ऐड करना हो तो उसके लिए हम अपेंड मेथड कॉल कर सकते हैं, फाइल का नाम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम index.js फाइल को ऐड करना चाहते हैं, index.js, और इसका नाम भी जो है ना हम चेंज कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर्काइव के अंदर ये वाला नाम आएगा, ठीक है। हमारा ये वाला फाइल नेम हो जाएगा इस नेम से। या एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप चाहते हैं कि हम एक एक फोल्डर या डायरेक्टरी को जो है ना ऐड ना करें, आपके पास बहुत ज़्यादा फाइल्स हो, ठीक है, और आप उनमें से स्पेसिफिक फाइल्स उठा के ऐड करना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं और वो भी एक ही लाइन में। उसके लिए हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, उस मेथड का नाम है ग्लॉब। तो हम एक ग्लॉब पैटर्न यूज़ करके फाइल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम
फॉर एग्जांपल जेसन्स फाइल ऐड करना चाहते हैं इस डायरेक्टरी से, तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो भी फाइल डॉट जेसन एक्सटेंशन के साथ एंड होगा, ठीक है, वो ऐड होगा आर्काइव में। और ये जो ग्लोब पैटर्न है ये सर्च होगा या जो है ना अप्लाई होगा किस डायरेक्टरी पर, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम चाहते हैं कि इस करंट डायरेक्टरी से ही ये सर्च जो है ना शुरू हो जाए, ये सर्च इस करंट डायरेक्टरी तक ही महदूद हो, तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इससे हो जाएगा क्या कि ये वाला डायरेक्टरी सर्च होगा और इसमें जितने भी जेसन फाइल्स हैं वो उठाए जाएंगे और आर्काइव में ऐड किए जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और अब आखिर में आते हैं और अपना जो आर्काइव है उसको फाइनलाइज़ करते हैं। फाइनलाइज़ का मतलब है कि इसके बाद हमने कोई डेटा नहीं ऐड करना, हमारा जो आर्काइव है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाए। तो दिस इज़ इट। अब देखते हैं इसको यहाँ पर। सो इससे हमारा जो टार पैकेज है वो बन जाएगा आर्काइव। तो इसको हम रन करते हैं। आप डेटा भी देख सकते हैं, फाइल एडिट टू आर्काइव, ये वाला फाइल पहले ऐड हुआ, ठीक है, और फिर प्रोसेस हुआ, ठीक है। और आखिर में अगर आप यहाँ पर जाए तो आप देख सकते हैं 6 फाइल प्रोसेस्ड आउट ऑफ 6 टोटल, ठीक है। तो जितने फाइल्स थे सब प्रोसेस हो चुके हैं। अनदर इवेंट जिसको आप लिसन कर सकते हैं वो है आर्काइव डॉट ऑन क्लोज या एंड, ठीक है। तो हम क्लोज करते हैं या फिनिश, ठीक है, फिनिश फिनिश को हम यहाँ पर लिसन कर सकते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम क्या देखना चाहेंगे या क्या एक्सेस करना चाहेंगे, कितना डेटा प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं बाई कॉलिंग आर्काइव डॉट पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर से जितना डेटा होगा वो हमारे पास आ चुका होगा, ठीक है। तो इतना डेटा जो है ना प्रोसेस हो चुका होगा, ठीक है, बाय द एंड ऑफ आर्काइव, ठीक है। और आप देख सकते हैं हमारा आर्काइव यहाँ पर बन चुका है, टार आर्काइव, ठीक है। इसको हम रिवील करेंगे तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द टार आर्काइव। इसको हम थोड़ा सा और अगर जाए अंदर तो हमारे पास ये फाइल्स है, ठीक है। ये फाइल जो है ना हमने इंडिविजुअली जो है ना ऐड किया था, ठीक है, और इसको हमने रीनेम किया था, ठीक है। तो वो उस नेम से ही है, ठीक है। और फिर हम इस जेसन्स फाइल को जो है ना हमने ग्लॉब के ज़रिए ऐड किया था, ठीक है। और इस नेस्टेड फोल्डर जो डायरेक्टरी फोल्डर था उसके कंटेंट्स को हमने नेस्टेड फोल्डर के अंदर यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस आर्काइवर पैकेज वर्क, ठीक है। अब अगर आप ज़िप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं सारी आर्काइव, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक्सटेंशन को ज़िप पर चेंज करें, इसको भी ज़िप पर चेंज करें, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर हम देंगे और वो है कंप्रेशन, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ज़िप आर्काइव है वो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आते हैं, ठीक है। और आखिर में हमारे पास जो नया मेथड सॉरी इवेंट लिसनर हमने ऐड किया था, तो उसके ज़रिए जितना डेटा प्रोसेस हुआ है, ठीक है, वो भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ज़िप आर्काइव बन चुका है, ठीक है। इसको हम रिवील कर सकते हैं और यहाँ पर हम आ सकते हैं, इसका 15 KB साइज़ है, ठीक है। और एक और डिफरेंस आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, वो ये है कि टार आर्काइव का कंप्रेशन जो है ना वो काफ़ी बेहतर है, इसका रेशो जो है ना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ज़िप, ठीक है। क्योंकि इसका साइज़ जो है ना 14 KB है और इसका 15 KB, ठीक है, विद द सेम डेटा, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ सीखा हो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी ना लगी हो तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।